सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। दोस्तों, हम लोगों ने आपके शिक्षण अधिगम विषय के अंतर्गत लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और लेसन नंबर 2 के अंतर्गत हम लोगों ने सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को समाप्त कर लिया था। आज इसके जितने भी अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस हैं हम सबको सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 65 से यहाँ पर हम देखेंगे और इससे पहले जो क्वेश्चन है 64 तक वो सब लघुत्तरीय क्वेश्चंस हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता रखा है आप लोगों को कि अगर टाइम बचता है तो हम लघुत्तरीय क्वेश्चंस को भी जरूर कराएंगे, लेकिन अभी दोस्तों बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन सभी चैप्टर के पहले हम करवा देंगे, फिर उसके बाद फिर हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चंस पर आएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 65, प्रश्नोत्तर प्रविधि का निर्माण किसने किया था? जिसने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को अटेंड किया था उनको अच्छे से पता है इसका आंसर क्या है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रश्नोत्तर प्रविधि का निर्माण एथेंस के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने किया था, इसलिए इस विधि को सुकरात प्रविधि भी कहते हैं। दोस्तों, जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है इसके अंतर्गत प्रश्न के माध्यम से कक्षा में टीचर कोई भी प्रश्न अगर पूछते हैं तो सभी बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल शांत होकर के उस क्वेश्चन को सुनते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर किसी को भी खड़ा करके टीचर उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि सभी क्लास में सारे बच्चे बिल्कुल टीचर की ओर उनका ध्यान हो, जो अटेंशन हो उनका पूरा टीचर की तरफ हो, ताकि वो जो कुछ भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी बात को अच्छे से सुने। इसीलिए प्रश्नोत्तर प्रविधि बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं कि केवल क्लास में टीचर ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बच्चे भी जो उनको नहीं समझ में आता वो टीचर से पूछते हैं। तो इस तरीके से क्लास में एकाग्रता बनी रहती है टीचर की भी और बच्चों की भी। तो जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है और इसका जो यूज है, यानी कि इस प्रविधि को आज भी प्रयोग में लाया जाता है और आजकल जो भी शिक्षण विधि चल रही है उसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर प्रविधि को प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, सुकरात ने प्रश्नोत्तर प्रविधि के कितने सोपान बताए हैं? दोस्तों, जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है इसके 3 सोपान बताए हैं सुकरात ने। पहला है निरीक्षण, दूसरा है अनुभव और तीसरा है परीक्षण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोग ये जानिए कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आप लोग कक्षा में पढ़ते हो साल भर, उसके बाद आप अपना एनुअल एग्जाम देते हो तो उसमें किस तरीके के प्रश्न होते हैं। और चूंकि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि बच्चों को किस किस तरीके के आपको प्रश्न देने हैं परीक्षा में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नों के जो प्रकार है उसमें प्रस्तावना प्रश्न आते हैं, विचारात्मक प्रश्न आते हैं, बोध प्रश्न आते हैं, विकासात्मक प्रश्न आते हैं, समस्या प्रश्न आते हैं, तुलनात्मक प्रश्न आते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं जिससे बच्चों का जो मानसिक विकास है वो अच्छे से हो सके और जो भी उनके अंदर के विचार है, जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे सिलेबस को कवर किया है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है वो अपने विचारों को अच्छे से उत्तर पुस्तिका में लिख सके। इसीलिए प्रश्नों के प्रकारों को जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप जब भी कभी क्वेश्चन पेपर बनाएं, जब भी बच्चों का एग्जाम ले, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, विवरण से तात्पर्य क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया से है। यह कथन किसका है? दोस्तों, ये कथन है कि जो विवरण प्रविधि होती है, आपको पता है शिक्षण प्रविधि है ये, इसके अंतर्गत किसी भी घटना का क्रम से वर्णन किया जाता है। ठीक है, अगर क्रम से वर्णन किया जाता है तो बच्चों के दिमाग में उसका एक चित्र बनता हुआ जाता है और जब बच्चों के दिमाग में उसका चित्र बन जाता है तो बच्चे उस चीज को भूलते नहीं है। तो इसलिए जो विवरण प्रविधि होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। तो यहाँ पर देखिए ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर रविशंकर मेनन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, विवरण प्रविधि की 2 सीमाएं लिखिए। दोस्तों देखिए, जो विवरण प्रविधि होती है इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, तो इनको जानना भी हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि विवरण प्रविधि जो होती है इसमें जो शिक्षक होते हैं वो क्लास में बच्चों को टोटल किसी भी घटना के बारे में क्रमबद्ध वर्णन करते हुए चलते हैं। तो बच्चे तो उनको सुनते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है क्योंकि जब टीचर ही केवल कक्षा में बोल रहे हैं और बच्चे केवल सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे इसमें निष्क्रिय हो जाते हैं, बच्चे केवल चुपचाप बैठ करके सुनते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो सीमाएं हैं, इसमें देखिए यह प्रविधि अध्यापकों को सक्रिय बनाती है लेकिन छात्रों को मात्र श्रोता बनाती है। इसके अलावा यदि इस प्रविधि की भाषा रोचक, बोधगम्य, शुद्ध तथा उपयुक्त नहीं होती है
तो धीरे-धीरे इसका महत्व कम होने लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उनकी भाषा रोचक हो और बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा बनी रहे, ठीक है? तो इस तरीके से तभी जो विवरण प्रविधि है, इसका अच्छे से यूज़ कर पाएँगे टीचर क्लास में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सी प्रविधि सबसे प्राचीन मानी जाती है? दोस्तों जो व्याख्यान प्रविधि है, ये सबसे प्राचीन प्रविधि मानी जाती है। इसको आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? दोस्तों शिक्षक को व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग निम्नांकित कार्यों हेतु करना चाहिए: संक्षिप्तीकरण हेतु, प्रेरणा प्रदान करने हेतु, समय बचाने हेतु और गृह कार्य देने हेतु। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 72, व्याख्यान प्रविधि की एक परिभाषा दीजिए। तो जेम्स एम ली के अनुसार व्याख्यान एक शिक्षण शास्त्रीय पद्धति है जिसमें शिक्षक औपचारिक व नियोजित रूप से किसी प्रकरण पर भाषण देता है। तो जो भाषण दिए जाते हैं, ठीक है, उसको हम व्याख्यान भी बोल सकते हैं। और ये जो व्याख्यान प्रविधि है, ये आप सभी लोग को पता है कि ऊंची कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप सभी लोग अगर कोई दोहा पढ़ रहे हैं या फिर कोई छंद है, कोई कविता है, हाई स्कूल इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें व्याख्या करनी पड़ती है टीचरों को। उस प्रसंग की व्याख्या करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि उस कविता में क्या कहा जा रहा है या उस दोहे में क्या कहा जा रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं व्याख्यान प्रविधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, स्पष्टीकरण प्रविधि की दो सीमाएं लिखिए। स्पष्टीकरण प्रविधि की दो सीमाएं क्या है? देखिए, जिस विषय वस्तु पर स्पष्टीकरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है उसके विशेष पक्षों का निर्धारण करना कठिन होता है। इसके अलावा स्पष्टीकरण का मानदंड निश्चित करना असंभव है। यह विषय पर शिक्षक का अधिकार एवं उसकी अंतर्दृष्टि तय करती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, खेल प्रविधि का कोई एक दोष बताइए। खेल प्रविधि के माध्यम से समस्त विषयों का अध्ययन अध्यापन संभव नहीं हो पाता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आप साइंस पढ़ा सकते हैं खेल-खेल के माध्यम से, बच्चों को गणित पढ़ा सकते हैं खेल-खेल के माध्यम से। ये दो सब्जेक्ट आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको हिंदी पढ़ानी है, अगर आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ाना है, तो वहां पर आप हर टॉपिक को खेल प्रविधि से नहीं पढ़ा सकते, चाहे वो प्राइमरी के बच्चे ही क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं जो खेल प्रविधि है, ये सबसे अच्छी प्रविधि तो है ही, लेकिन सभी विषयों में इसको हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, अवलोकन के कितने भाग होते हैं? दोस्तों अवलोकन के दो भाग होते हैं, नियंत्रित अवलोकन और अनियंत्रित अवलोकन, यानी कि कंट्रोल ऑब्जर्वेशन और अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन, ये दो भाग होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 76 है, निरीक्षण प्रविधि के प्रकार लिखिए। दोस्तों कॉल्सनिक के अनुसार यह निरीक्षण दो रूपों में किया जाता है, औपचारिक रूप में और अनौपचारिक रूप में, यानी कि फॉर्मल फॉर्म और इनफॉर्मल फॉर्म में निरीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रयोगात्मक प्रविधि के दो गुण लिखिए। प्रयोगात्मक प्रविधि क्या है? आप सभी लोगों को पता है कि प्रयोग के माध्यम से बच्चे इसमें सीखते हैं। इसमें साइंस विषय मुख्य रूप से आता है और गणित भी आता है, ठीक है। यह बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है, बालक उत्साह से कार्य करता है और कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है। और इस प्रविधि में छात्र पुस्तकों में पढ़े हुए ज्ञान का सत्यापन करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जो भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं किताबों में, जो भी नियम बनाए गए हैं, सिद्धांत बनाए गए हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो उन सब विषयों में उन सबको बच्चे खुद से करके सीखते हैं, उनका सत्यापन करते हैं, प्रयोग करते हैं और किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इस तरीके से जो प्रयोगात्मक प्रविधि होती है, इससे बच्चों को बहुत लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रयोगात्मक प्रविधि के दो दोष लिखिए। प्रयोगात्मक प्रविधि के दो दोष क्या है? देखिए, कक्षा में पिछड़े तथा मंद बुद्धि वाले बालक प्रयोग नहीं कर पाते हैं और इसमें धन अधिक खर्च होता है। ये दोस्तों प्रयोगात्मक प्रविधि के दोष होते हैं, क्योंकि ये बात भी सही है कि साइंस के जो प्रैक्टिकल होते हैं या फिर मैथ्स के प्रैक्टिकल होते हैं, अगर देखा जाए तो सही से सारे स्कूलों में इक्विपमेंट नहीं मौजूद होते हैं, सभी चीजें नहीं मौजूद होती हैं, जितनी भी प्रयोग करने की चीजें होती हैं, पूरा लैब हर एक स्कूल में आपको बना हुआ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो प्रयोगात्मक प्रविधि होती है इसमें, और मेन चीज जो कक्षा में पिछड़े तथा मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं, जैसे अब अगर टीचर ने प्रयोगात्मक कार्य दिया तो वो क्या करते हैं कक्षा में कि अब सभी बच्चों के लिए तो अलग अलग इक्विपमेंट लाएंगे नहीं, तो बच्चों को क्या करना पड़ता है, उन्हें समूह में, ग्रुप में डिवाइड करना पड़ता है। आई होप आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से प्रयोगात्मक कार्य किया होगा अपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में या फिर बीएससी बीकॉम में भी किया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बताने का तात्पर्य यही है कि किस तरीके से बच्चे
ग्रुपों में बँट जाते हैं और उसमें जो बच्चा थोड़ा पिछड़ा होता है, मंद बुद्धि का होता है, उसको उसमें कुछ उस ग्रुप में करने को मिलता ही नहीं है, वो खुद ही नहीं इंटरेस्ट लेता है। तो इस तरीके से सारे बच्चे नहीं ध्यान लगा पाते हैं। तो ये कहीं न कहीं प्रयोगात्मक प्रविधि के दोष के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, खेल पर आधारित 2 शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए। दोस्तों, खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियाँ हैं, डाल्टन प्रविधि और मॉन्टेसरी प्रविधि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 80 है, कार्यशाला प्रविधि को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार कार्यशाला एक शैक्षणिक प्रविधि है जिसमें समस्त रुचियों एवं समस्याओं से युक्त व्यक्ति उपयुक्त विशेषज्ञों के साथ प्रायः आवासिक और कई दिवसों अवधि में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने एवं समूह अध्ययन के माध्यम से समाधान निकालने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जो कार्यशाला प्रविधि होती है, इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि इसके अंतर्गत जो समान रुचि वाले होते हैं, समान समस्याओं वाले व्यक्ति होते हैं, उनको विशेषज्ञों के माध्यम से निर्देशन मिलता है, या फिर ये कहें कि उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए ही कार्यशाला प्रविधि बनाई गई है। ठीक है? तो इस तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप चाहें तो वहाँ विशेषज्ञों के पास रुक भी सकते हैं, कई दिवसों तक आप उनसे अपनी चीज़ों को बता सकते हैं और समूह के माध्यम से भी आप अध्ययन अध्यापन के माध्यम से भी उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो यही होती है कार्यशाला प्रविधि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 81, दक्षता आधारित शिक्षण प्रविधि के 2 सोपान लिखिए। देखिए दोस्तों, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान हैं, पूर्व तैयारी और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 82 है, रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या तात्पर्य है? 2016 में आया है। बैच 2014 का ये क्वेश्चन है, यानी कि जो 2014 बैच था, जिस तरीके से आप लोग का 2018-19 बैच चल रहा है बीटीसी का, वैसे ये 2014 बैच का है। ठीक है? 2016 में एग्जाम हुआ था। तो क्वेश्चन देखिए, रुचिपूर्ण शिक्षण एक ऐसा उपागम है जिसके रुचिपूर्ण ढंग से प्रत्यक्ष रूप से छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए अधिगम कराया जाता है और रुचि हो जाने पर छात्र स्वयं अधिगम के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता है। अगर किसी भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका साइंस विषय में इंटरेस्ट है, मैथ विषय में इंटरेस्ट है, आपका सोशल स्टडीज में इंटरेस्ट है, इंग्लिश विषय में इंटरेस्ट है, तो आप स्वाभाविक सी बात है उस कक्षा में बहुत ही अच्छे से आप उस विषय को ध्यान दे करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे उस विषय को तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर ध्यान देंगे उस विषय में। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। दोस्तों देखिए, शिक्षक एवं छात्र दोनों को क्रियाशील बनाना, इसके अलावा कक्षा के वातावरण को रुचिकर एवं आनंददायी बनाना। क्वेश्चन नंबर 84 है, शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है? ये भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2014 बैच में ही पूछा गया था। आगमन विधि में शिक्षक कुछ विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हैं तथा इसी आधार पर निश्चित परिणाम तथा निर्णयों की व्याख्या करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो आगमन विधि होती है वो होती है उदाहरण से सिद्धांत की तरफ, यानी कि जो आपको पता है टीचर उसके बारे में बताएंगे, आपको एग्जाम्पल्स देंगे, उसके बाद कोई रूल बनेगा। ठीक है? लेकिन जो निगमन विधि होती है वो नियम से उदाहरण की ओर आती है। ठीक है? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रश्नोत्तर प्रविधि का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, प्रश्नोत्तर प्रविधि के उद्देश्यों में देखिए, छात्र में नवीन ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में रुचियों, आदतों, आदर्शों को निर्मित करना, विद्यार्थी में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 86 है, कहानी विधि किस स्तर के बालकों के शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है? 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बैच 2013 का। कहानी विधि प्राथमिक स्तर के बालकों के शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, खेल या गतिविधि पर आधारित 2 शिक्षण पद्धतियों का नाम बताइए। ये भी 2013 बैच में पूछा हुआ क्वेश्चन है। खेल या गतिविधि आधारित 2 शिक्षण पद्धतियां हैं, डाल्टन विधि और मॉन्टेसरी विधि। ये अभी आपने आगे देखा है ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, शिक्षण में पर्यटन की क्या उपयोगिता है? यानी कि जो आप लोग के स्कूल में बच्चों को टूर ले जाया जाता है, आप लोग डीएलएड में है तो डीएलएड में भी हर साल एक बार टूर जाता है, लेकिन कहीं-कहीं 2 साल में एक ही बार ले जाते हैं, वो कॉलेज वालों के ऊपर निर्भर होता है। तो ये जो शैक्षणिक भ्रमण होता है, या फिर ये कहें जो पर्यटन विधि होती है, इसके माध्यम से आप जहाँ पर भी आपका टूर जाता है, वहाँ पर आप जा करके अच्छे से उसके विषय में, वहाँ पर जो भी चीजें आप जो इमारतें देखते हैं, जो भी नई चीज देखते हैं, उसके विषय में आप वहाँ पर अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, और ऐसी जगहों पर आपको ले जाया जाता है जिनका आपके सिलेबस में
यूज हो, यानी कि जिनको आपने अपने सिलेबस में पढ़ा हो, ऐसी जगहों पर आप लोग को ले जाया जाता है ताकि आप लोग उन चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखें और समझें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छात्र निरीक्षण द्वारा स्वयं सीखते हैं। छात्रों को स्थल, घटना, वस्तुओं आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। छात्रों की जिज्ञासा एवं शंकाओं का समाधान होता है। छात्रों में स्व अनुशासन, सहयोग एवं सद्भावना का विकास होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, गतिविधि आधारित शिक्षण बालकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा 2018 में पूछा गया है, गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिता लिखिए। दोस्तों देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिताएं क्या हैं? गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा बालकों का ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इसके द्वारा अधिगमकर्ताओं में सामाजिकता की भावना का विकास होता है। इसके अलावा गतिविधि आधारित शिक्षण से बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा है, इसके द्वारा अधिगमकर्ता में सामाजिकता की भावना का विकास होता है। अब गतिविधि में सामाजिकता की भावना कैसे विकसित होती है? क्योंकि जब कोई भी टीचर गतिविधि करवाते हैं कक्षा में तो उसमें सभी बच्चे सहयोग करते हैं। जब सभी बच्चे सहयोग करेंगे तो सामाजिकता की भावना निश्चित रूप से आएगी उनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 30 है, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। सबसे पहले आप निदान समझिए। जब आप निदान समझेंगे तो आप उपचार अच्छे से समझ लेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई अगर जाता है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर कहते हैं पहले आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, अपना यूरिन टेस्ट करवाइए, अलग-अलग चीजों को टेस्ट करने को बोलते हैं। और फिर उसी के आधार पर, उसी रिपोर्ट के आधार पर वो क्या करते हैं? आपको दवाइयाँ देते हैं, तब आपका उपचार करते हैं वो। पहले वो क्या करते हैं? पहले वो रिपोर्ट कहते हैं आप ले आइए इस चीज का। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वही चीज है कि आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कक्षा में जब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो किस बच्चे का कौन सा विषय कमजोर है। जब आप रेगुलर पढ़ाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हाँ, कौन सा बच्चा कक्षा में कमजोर है और वो किस विषय में कमजोर है। तो ये पता लगाना टीचर का काम है। तो जब आप ये पता लगा लेते हैं कि बच्चा आखिर में किस विषय में कमजोर है, वो साइंस में कमजोर है, वो इंग्लिश में कमजोर है, वो मैथ्स में कमजोर है, किस विषय में कमजोर है, तो ये हो गया निदान। ठीक है, ये हो गया निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, अब इसके बाद जब आप ये पता लगा लेंगे कि बच्चे की कमजोरी क्या है, उसके बाद आप क्या करेंगे? उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दूर करने के लिए आपको क्या करना है? उपचारात्मक शिक्षण करना है। अब उसके अंदर की जो कमियां आपको पता चल गई हैं, अब उसको अगर मैथ्स में कमजोर है तो उसको आपको ढेर सारे क्वेश्चन लगवाने होंगे, सवाल लगवाने होंगे अच्छे से, ताकि बच्चा हर एक चैप्टर को अच्छे से समझते हुए चले। ऐसे ही साइंस में भी आपको क्या करना है? साइंस भी उसको अच्छे से पढ़ानी है, इंग्लिश अच्छे से पढ़ानी है। तो जिस विषय में भी बच्चा कमजोर है, जब आपको ये पता चल गया कि वो कमजोर है तो उस विषय को आपको अच्छे से मजबूत कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पर अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है और निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले निदान होता है, उसके बाद उपचार होता है। ठीक है, सबसे पहले कमजोरियों का पता लगाएंगे, फिर उन कमजोरियों को दूर करेंगे। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमजोरियों को दूर करके उन भविष्य में भी उन दोषों से दोष मुक्त करना तथा उनकी दोषपूर्ण आदतों, कुशलताओं एवं मनोवृत्ति को समाप्त करके उनको आदर्श एवं उत्तम रूप प्रदान करना। तो इस तरीके से जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा दिया है कि सबसे पहले निदान होता है, फिर क्या होता है? उपचार होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको कहीं पर भी अगर क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा आपका एग्जाम में। ठीक है, पहले हम कमजोरी का पता लगाते हैं, वो हो गया निदान, फिर उस कमजोरी को दूर करते हैं, वो हो गया उपचार। क्वेश्चन नंबर 91 है, शिक्षक के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 91 है, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है? दोस्तों, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की बौद्धिक क्रियाओं से संबंध होता है। यानी कि जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं, 4 जो उन्होंने बताए हैं, वो चारों ही बच्चे की बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है किस तरीके से उसकी बुद्धि और बढ़ती जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? दोस्तों, बालक के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ने के लिए तथा पाठ के पुनरावलोकन के लिए प्रश्नोत्तर प्रविधि का अत्यंत ही महत्व है। लगातार 2 सालों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93 है, व्याख्यान देते समय सावधानी रखनी चाहिए। व्याख्यान देते समय छात्रों की आयु व मानसिक स्तर तथा व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी कक्षा में बहुत ऐसा नहीं कि सारे बच्चे बिल्कुल यूनिक हैं, सारे बच्चे
ये चीज मैं बार बार बोलती हूँ कि सारे बच्चे क्लास में क्या होते हैं, अद्वितीय हैं। हर बच्चे के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई बच्चा आप समझा रहे हैं वो जल्दी सीख जाएगा, और कोई बच्चा जिसको आपको 2-3 बार वही चीज समझानी पड़ती है। तो एक तरीके की मानसिक बुद्धि सारे बच्चों की होती नहीं है, मानसिक स्तर बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो इसलिए आपको सारे बच्चों को ध्यान देते हुए कक्षा में पढ़ाना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है? विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का अत्यंत ही महत्व है, क्योंकि इसमें बालक स्वयं करके सीखता है, जिससे उसमें निरीक्षण, तर्क एवं विचार शक्ति का विकास होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? बाल केंद्रित शिक्षण से अभिप्राय ऐसी शिक्षण प्रणाली से है जिसमें बालक छात्रों को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम एवं अन्य नीतियों का निर्माण किया जाता है। यानी कि सब कुछ बच्चे को ध्यान में रखकर ही डिसाइड किया जाता है, और आज की जो शिक्षण पद्धति है वो बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति है। इसमें शिक्षक अध्यापन के समय ऐसी प्रक्रिया को अपनाता है जिसमें प्रत्येक बालक की रुचि, आवश्यकता, सामाजिक वातावरण, विचारों, अधिगम की शैली, संज्ञानात्मक, भौतिक एवं संवेगात्मक भावनाओं का ध्यान रखा जाता है, जिससे वे सरलता पूर्वक अधिगम कर सके। यानी कि बच्चों की रुचियों का ध्यान रखा जाता है, बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, और बच्चों को हर तरीके से इस तरीके से टीचर पढ़ाते हैं कि आप किसी भी तरीके को अपनाइए, आप हर तरीका अपनाइए, लेकिन जिस तरीके से बच्चे सबसे अच्छे से समझें, जिससे आसानी से बच्चा समझ जाए, वो जो प्रविधि है उसको आप फॉलो करिए, उसके अनुसार ही बच्चों को पढ़ाइए। यही चीज कहती है बाल केंद्रित शिक्षण, क्योंकि इसमें आपको बच्चे की रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रश्नों की 2 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों, प्रश्नों की 2 विशेषताएं क्या है? देखिए, प्रश्न की भाषा स्पष्ट व निश्चित होनी चाहिए, जिससे छात्र प्रश्न को भली भांति समझ सके। प्रश्नों की रचना बालक की व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 है, विवरण प्रविधि किसे कहते हैं? दोस्तों, ये अभी मैंने आपको ऑलरेडी आगे के प्रश्नों में बताया है कि जो विवरण प्रविधि होती है, इसका अर्थ क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन से होता है। विवरण प्रविधि कहानी का एक रूप है। इसका उद्देश्य बालकों के मस्तिष्क में एक मानसिक चित्र बनाना है, जिससे वे विषय वस्तु को अच्छी तरीके से समझ सके। तो इस तरीके से ही मैंने आपको समझाया भी अच्छे से इसको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? अभी आपने उपचारात्मक शिक्षण देखा था, उसके बाद अब यहाँ पर निदानात्मक शिक्षण या निदानात्मक परीक्षण आ गया। तो अब आप आसानी से इसको समझा सकते हैं कि पहले निदान फिर उपचार। अब देखिए, आसानी से आप समझ जाएंगे कि निदान क्या होता है। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा छात्रों की कमजोरियों एवं कठिनाइयों के कारणों का पता लगाया जाता है। निदानात्मक परीक्षण ही उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले बच्चों की कमी का पता लगाते हैं कि बच्चे का कौन सा विषय कमजोर है। तो अगर आपने बच्चे की कमजोरी का पता लगा लिया तो आपने निदान कर लिया। अब बारी आती है इसके बाद उपचार की। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है? दोस्तों, बहुस्तर का मतलब होता है, स्तर का मतलब क्या होता है? लेयर होता है। लेयर मतलब कक्षा में एक ही तरीके के बालक नहीं होते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बहुत तेज होते हैं कक्षा में। आपने कुछ भी बोला उसको तुरंत उन्होंने क्या किया, जो भी आपने समझाया उसको तुरंत उन लोगों ने कैच कर लिया और समझ लिया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साधारण होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही कमजोर होते हैं। तो इस तरीके से कक्षा में आप ग्रुप बना सकते हैं एबीसी नाम से, और उन बच्चों को उनकी जो जिस तरीके से वो पढ़ना चाहे उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ा सकते हैं, ग्रुप में डिवाइड करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बहुस्तरीय शिक्षण है इसके क्या उद्देश्य हैं। देखिए, छात्रों के समय का सदुपयोग करना और छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। यानी कि जिस तरीके से बच्चे की बुद्धि है उसी के अनुरूप उसको कार्य देना, और उसी के अनुरूप उन बच्चों का टेस्ट लेना, और ताकि कक्षा में सभी बच्चे अच्छे हो सकें। इस तरीके से अगर पढ़ाई की जाती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन इसमें समय बहुत लगता है, क्योंकि कक्षा एक ही होती है और उसमें बच्चे 40 होते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर को बहुत ही कंसंट्रेट होकर के काम करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, खेल पर आधारित किन्हीं 2 शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन तीसरी बार आप देख रहे हैं इस वीडियो में। मॉन्टेसरी पद्धति एवं किंडरगार्टन पद्धति। इसके अलावा डाल्टन पद्धति भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, भ्रमण पर्यटन प्रविधि के 2 दोष लिखिए। भ्रमण या पर्यटन प्रविधि के 2 दोष क्या हैं? देखिए, छात्र संख्या अधिक होने से आयोजन में कठिनाई होती है। धन का अभाव इनके आयोजन की मुख्य बाधा बनती है, क्योंकि कहीं भी अगर टूर जाता है तो बच्चों का ही धन खर्च होता है। आप लोग डीएलएड में हो, जब आप लोग का टूर जाएगा तो आप लोगों से भी अच्छा खासा लिया जाएगा धन। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है कि
धन के अभाव में भी इसके आयोजन में मुख्य बाधा बनती है। यानी कि धन का जो अभाव होता है वो भी इनके आयोजन में मुख्य रूप से बाधा बन जाती है, यही यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 102, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। जब एक शिक्षक एक ही समय में कक्षा के प्रत्येक बालक को उसके स्तर के आधार पर समूहों में बांटकर शिक्षण कार्य करता है तो इसे ही बहुस्तरीय शिक्षण कहते हैं। यानी कि कक्षा को आप क्या करते हैं, अलग अलग समूहों में या अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं कि किस ग्रुप में किस तरीके के बच्चे रहेंगे, जिसमें सबसे तेज है, फिर साधारण है, फिर सबसे कमजोर बच्चे। तो इस तरीके से कक्षा में टीचर पढ़ाते हैं बहुस्तरीय। और इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 103, कहानी कथन प्रविधि के क्या उद्देश्य हैं? कथा वाचन प्रविधि या कहानी कथन प्रविधि एक ही होती है। छात्रों में सृजनात्मकता क्षमता का विकास होता है, या छात्रों में जो सृजनात्मक क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। इसके अलावा छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? दोस्तों ये तो मैंने ऑलरेडी अच्छे से आपको समझा दिया कि पहले निदान फिर उपचार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो शिक्षण जितना मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वो सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस से ऐसे ही अपडेट रहें। दोस्तों लगातार आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है और आप लोगों का जो स्टडी मटेरियल है लगातार आप लोगों के लिए हम लेकर के आते हैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोग की जो एग्जाम की तैयारी है वो बेहतर बन सके। बस आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और जहां कहीं भी कोई भी समस्या है बिना किसी झिझक के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? एक बार इसको पढ़ लेते हैं। वैसे समझ में तो आपको आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। उपचारात्मक शिक्षण समस्याग्रस्त विद्यार्थियों को समस्या से मुक्त करने की चिकित्सकीय पद्धति है। इसके अंतर्गत बालक द्वारा अधिगम अनुभवों को अर्जित करने में जिन कठिनाइयों एवं कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा उनके दोषों के वास्तविक कारणों का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो सिर्फ एक लाइन में आप ये कह सकते हैं कि बच्चे की कमजोरियों को दूर करना, क्योंकि पता तो आपने निदान पद्धति से लगा लिया, लेकिन आपने उपचार पद्धति में क्या किया, उसकी कमजोरी को बैठ करके उसके पास उसको दूर किया। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसकी कमजोरी का उपचार कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया तिलक उत्तरी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग ऐसे ही लगातार हमारे सभी वीडियोस को देखते हुए रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों के रीजन क्लासेस को अटेंड करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत ही अच्छे से हमने इन वीडियोस को बनाया है और सिर्फ आप ही लोगों की डिमांड पर ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं और लगातार आप लोग जैसे कहेंगे उसी तरीके से हम पढ़ाएंगे। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद।